Hello, dear students. Welcome once again. तो क्लास को जारी रखते हुए मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो बच्चों, जैसे कि हमने इससे पहले के लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड किया था, उसमें हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो आई थिंक आर्टिकल्स थे, फिर उसके बाद कॉन्कॉर्ड थे, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो वो ख़त्म होने के बाद आई थिंक वो आपने प्रॉपर से समझा होगा। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तो ये रहा आपके स्क्रीन पे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो है हमारा बेस है ऑक्सिलरीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ। जो ऑक्सिलरीज है वो टाइप्स ऑफ वर्ब्स है। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब है जो मैंने पहले भी आपको, जब मैं वर्ब पढ़ा रहे थे यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो आपके वर्ब है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। उनमें से आपका टाइप्स ऑफ वर्ब्स में आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब भी आते हैं, यानी कि फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब भी होते हैं, दूसरी टाइप्स एक्शन वर्ब भी होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सिलरीज भी इसमें एक टाइप्स होते हैं। तो ऑक्सिलरीज भी आपका वर्ब का टाइप होते हैं, वो भी एक किस्म का काइंड ऑफ वर्ब होते हैं। लेकिन दिस ऑक्सिलरीज आर नॉट लाइक दैट ऑफ एक्चुअल वर्ब्स। ठीक है, यानी कि जो आपका एक्चुअल वर्ब्स होते हैं, जो मेन वर्ब होते हैं, उस जैसा नहीं होता ऑक्सिलरीज। दे आर जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर ग्रामेटिकल फंक्शंस एंड मीनिंग्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर जो है वो हमारा है ऑक्सिलरीज। ठीक, यानी कि ऑक्सिलरीज किसको कहते हैं? ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। देखिए, ऑक्सिलरीज को हम ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। ठीक, यानी कि दोनों आपको यहाँ पे दिया है। तो दैट मीन्स ऑक्सिलरीज को हम या तो ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरीज ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दे आर यूज्ड टू हेल्प मेन वर्ब इन द सेंटेंस, ग्रामेटिकली फंक्शन, ग्रामेटिकली और अलग फंक्शनली उसको हम इसी मेन वर्ब को हम यूज कर, मेन वर्ब के साथ हमें हेल्प करते हैं सिर्फ आपका ऑक्सिलरीज। ठीक है, यानी auxiliaries or helping verb are used with main verbs for a variety of grammatical functions and meanings। ठीक, यानी कि या तो auxiliaries कह दीजिए या तो helping verb भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं auxiliaries को वो आपको सेंटेंस के अंदर किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ग्रामेटिकल फंक्शन को करेक्ट करने के लिए, ग्रामेटिकली आपके सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए, और साथ साथ वहाँ से मीनिंग भी प्रोवाइड हो, ताकि यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं, वो आपके मेन वर्ब के साथ कंबाइन होकर वो आपके सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए, सिस्टमेटिकली उसको करेक्ट बनाने के लिए आपका ऑक्सिलरीज की ज़रूरत होते हैं। ठीक है, उसका उतना ज़्यादा जो क्या है उसको इसका जो इस ऑक्सिलरीज का जो है वो मेन फंक्शन मेन वर्ब की तरह नहीं होते हैं, मेन वर्ब के फंक्शन की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर जस्ट हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब को सिर्फ हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सिलरीज होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, हम इसको ऑक्सिलरीज को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। ठीक, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज को आप मॉडल वर्ब्स भी कह सकते हैं, या खाली मॉडल ही कह सकते हैं, या मॉडल ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सिलरीज के दो टाइप्स होते हैं, उनमें से एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक, अभी देख लीजिए कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो क्या होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है, they are those verbs which have the principal verbs in sentence in forming different tense or help in forming negative and interrogative sentence। तो जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, यानी कि मेन ऑक्सिलरीज के जो एक टाइप होते हैं, उसका एक टाइप्स होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो इनका क्या काम होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज का काम होते हैं प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब को हेल्प करना। क्या करना? हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब्स और मेन वर्ब्स सेंटेंस में, या तो मेन वर्ब कह दीजिए या प्रिंसिपल वर्ब कह दीजिए। इन वर्ब्स को हेल्प करते हैं क्या बनाने के लिए?
ताकि वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट हो जाए, यानी कि डिफरेंट टेंस बना सके। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के जरिए आप सेंटेंस को डिफरेंट टेंस बना सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट भी बना सकते हैं, पास्ट भी बना सकते हैं, एंड फ्यूचर भी बना सकते हैं। एंड डिफरेंट टेंस फॉर्मेशन, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, यानी कि जो भी डिफरेंट टेंस फॉर्म्स होते हैं वो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज के जरिए बनाते हैं। और साथ साथ में उस सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने के लिए आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जरूरत होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो आपका ऑक्सिलरीज के दो टाइप्स हैं, दो में से एक का हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरीज। उसका काम होते हैं कि ये मेन वर्ब को सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब को हेल्प करते हैं ताकि वो सेंटेंस यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, यानी कि डिफरेंट टेंस फॉर्म बनाने के लिए हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने के लिए हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज कर सकते हैं। हमारे पास 3 किस्म के प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, बी, डू एंड हैव। बी, डू एंड हैव, ये 3 किस्म के हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। आइए हम देखते हैं कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी कि बी, डू एंड हैव है, उनका क्या रोल होते हैं सेंटेंस के अंदर, उनका क्या फंक्शन होते हैं। चले हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। बी, डू एंड हैव, बी, हैव एंड डू, ये 3 हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं कि बी का क्या फॉर्म्स है, क्या फंक्शंस है, हैव का और डू का, इनका डिफरेंट हम फंक्शन रोल हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज को साइड पे रहने दीजिए क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज को हम कल के लेक्चर में उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है ना वो यानी कि मेन वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मेन वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उसका फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डू से। ठीक, डू हमारा एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, ऑक्सिलरीज में से एक ऑक्सिलरी है, मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए हम इसको इसका अपना वैसे अपना कोई मीनिंग तो होता नहीं है, लेकिन इसको हम सेंटेंस में यूज करके इसका हम मीनिंग निकाल लेते हैं कि डिराइव करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके यूज, डिफरेंट यूज के जरिए हम इसका जो मीनिंग्स है कैसे हम सेंटेंस के अंदर फॉर्म करते हैं। चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला डू को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, टू फॉर्म क्वेश्चंस इन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि डू का एक काम ये है कि हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन कश्मीर, वो कश्मीर में रहता है। डज ही लिव्स इन कश्मीर, क्या वो कश्मीर में रहते हैं। तो जो डस है वो अगेन डू के फॉर्म है, क्योंकि आपने देखा होगा डू के फॉर्म्स होते हैं, डू होते हैं, डस होते हैं, डिड भी होते हैं, डन भी होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म्स आप ये मत सोचना कि डज यहाँ पे डू कहाँ से आ गया, डिड यहाँ पे डू कहाँ से आ गया फिर, क्योंकि ये फॉर्म्स जो होते हैं ना वो डू के ही फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमने देख लिया कि डू को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए। डस ही लिव्स इन कश्मीर, क्या वो कश्मीर में रहते हैं। तो डू का हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसी तरह डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा, क्या उसने खत लिखा था, क्या उसने खत लिखी थी। तो ये भी आ गया आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। एंड डू हम मेथड्स ब्रिंग सक्सेस, क्या उसके मेथड ने उससे कामयाब हासिल हुए। तो ये जो आपका डू के फॉर्म्स है, डू, डिड एंड डज, इन ही डू के फॉर्म्स को हमने एक चीज के लिए इस्तेमाल किया, वो किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट, हम इसी डू का इस्तेमाल कर सकते हैं टैग क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, टैग क्वेश्चंस के लिए भी। चलिए हम देखते हैं टैग क्वेश्चन के लिए। वैसे टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, टैग क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो जिससे पहले वो इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं कि जिससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स यानी कि हमें अगेन उस क्वेश्चन का टैग क्वेश्चंस के लिए, टैग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें दोबारा आंसर की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन आंसर्स इन द क्या इसको सक्सीडिंग क्या इसको प्रीवियस अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि क्या इसको टैग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी जिसका आंसर जो होता है वो उससे पहले वाले किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। दैट इज यू लिव इन कश्मीर अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद टैग क्वेश्चन का यूज होते हैं, डोंट यू रहते हैं कि नहीं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को टैग क्वेश्चन कहते हैं जिसका ऑलरेडी आंसर गिवन होते हैं इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसी तरह से ही डजंट लीव द क्लास, डज ही, ये जो डज ही जो वर्ड है ये आपका टैग क्वेश्चन है। ठीक है, टैग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्ट
क्वेश्चन जो होते हैं ना वो स्टार्ट से होना चाहिए और मार्क इंट्रोगेटिव मार्क पे एंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस से हुआ है, फिर इसी को कंटिन्यू करके थोड़ा सा यानी कि टैग क्वेश्चन बनाने की हमने कोशिश की, तो ऐसे क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा यूज हमारा है टैग क्वेश्चन बनाने के लिए। एंड द थर्ड वन इज हम कब यूज कर सकते हैं डू को इन ए सेंटेंस टू परसुएड पीपल टू डू समथिंग। ऐसे सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू परसुएड पीपल टू डू समथिंग, यानी कि किसी बंदे को या किसी लोग या किसी को यानी कि कुछ चीज करने का जो यानी कि थोड़ी सी परसुएड करना, ठीक है, उसको थोड़ी सी यानी कि उससे परसुएशन करना कि ये चीज करो, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये चीज कर लो, ये चीज मान लो, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए, ऐसा परसुएट करने के लिए पीपल को, लोगों को परसुएट करने के लिए भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू कम इन, आया करो, अंदर आया करो। डू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो इसको, ठीक। डू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो इसको। दैट मीन्स आप किसी को कोई चीज करने पे परसुएट कर रहे हो, यानी कि उसको एक टाइप का हम ये भी कह सकते हैं कि उसको कंपेल कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, ठीक है। डू हैव ब्रेकफास्ट, खाना खाओ यार, खाना खाओ, मेरे पास मेरे घर पे आओ, यानी कि डू एक्सेप्ट इट, डू एक्सेप्ट माई गिफ्ट, डू कम इन माई हाउस, या डू हैव ब्रेकफास्ट, यानी कि डू हैव ब्रेकफास्ट। यानी कि इस समय ये जो वर्ड डू है इस पे ज्यादा स्ट्रेस आते हैं, और इस स्ट्रेस से, इस वर्ड से दूसरे बंदे के ऊपर थोड़ी सी दबाव बन जाते हैं कि ये शायद मुझे कुछ करने का या कुछ बोलने का या कुछ करने का फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपको डू के फॉर्म्स, यानी कि आई मीन किस तरह से यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। एक है क्वेश्चन बनाने के लिए, दूसरा है टैग क्वेश्चन के लिए, एंड द थर्ड वन इज इन ए सेंटेंस टू परसुएड पीपल टू डू समथिंग। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास डू जो है ना, यानी कि वो एज ए लेक्सिकल वर्ब, यहाँ पे देख लीजिए लेक्सिकल वर्ब मतलब होते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। अगर हम डू को प्रिंसिपल वर्ब के लिए ले लेते हैं तो इसका मीनिंग है टू परफॉर्म, कुछ चीज करना, कोई चीज का करना, ठीक है। तो दैट मीन्स हम डू को मेन वर्ब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मीनिंग परफॉर्म करना होता है। तो ऐसे में हमारे पास डू के डिफरेंट फॉर्म बन सकते हैं जैसे कि मेन वर्ब का बनते हैं। आइए एग्जांपल देते हैं कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए EAT ईट, वोट, ईट वोट। ईट जो है वो आपका मेन वर्ब है। वो मेन वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके डिफरेंट फॉर्म्स बन जाते हैं, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इसका बन जाते हैं। जैसे कि ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म एंड ईटन थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ईट को हम ING फॉर्म भी बना सकते हैं, ईटिंग, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम डू को भी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं वर्ब का, जैसे कि डू, डिड एंड डन, तीन फॉर्म्स बन गया, और नेक्स्ट वन इज डूइंग, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डू को भी हम लेक्सिकल वर्ब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ इसी डू को लेक्सिकल वर्ब के लिए इस्तेमाल करने के बाद इसके भी डिफरेंट फॉर्म्स बन जाते हैं जैसे मेन वर्ब का बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैव भी हमारे पास और एक ऑक्सिलरीज होते हैं और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। चलिए हम उसको देखते हैं, इसके यूज करके हम देखते हैं कि इसका हैव को हम कैसे सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हैव को हम कब यूज कर सकते हैं? हैव को हम सेंटेंस में परफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, सेंटेंस को परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने शायद आपने पढ़ा होगा टेंस में, अगर पढ़ा नहीं है तो हम आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। जो हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हैव कब यूज कर सकते हैं। हैव को हम स्पेशली परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो सेंटेंस में हैव का काम क्या होता है? सेंटेंस में परफेक्टिव बनाने का काम होता है। जैसे कि she has cooked food, he has written his homework, they have won the match। देखो have has जो है वो सारे have की फॉर्म्स है। हालांकि आपका जो had है HAD had, वो भी have का ही फॉर्म है, ये कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे have लिखा है तो यहाँ पे has आ गया। has कहाँ से आ गया? और इसके बाद और एक एग्जाम्पल में had भी आ सकता है, जैसे कि they had won the match। तो ऐसे में had भी, हैज भी और हैव भी, ये तीनों फॉर्म्स जो है ना वो हैव की फॉर्म्स है, और इन तीनों फॉर्म्स को हम सेंटेंस में परफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव को अगर हम देखा जाए, हैव को अगर हम एज ए लेक्सिकल वर्ब यानी कि मेन वर्ब के लिए अगर हम लेते हैं
तो हैव के भी बहुत सारे मीनिंग निकाल के आते हैं। कहने का मतलब यह है कि हैव को हम सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरीज नहीं बल्कि हैव को हम मेन वर्ब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अगर हम देखा जाए तो इसके डिफरेंट मीनिंग निकल के आते हैं हैव का। एक मीनिंग निकाल के आते हैं पोजीशन का, जैसे कि हैव हम कब यूज कर सकते हैं, सिर्फ टेंस में, सेंटेंस में, परफेक्ट टेंस नहीं, बल्कि इसको अगर हम मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट निकल के आते हैं। एक होते हैं पोजीशन, कोई चीज का होना, जैसे कि मेरे पास कुछ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करने का मतलब परफेक्ट टेंस का नहीं बल्कि मेरे पास कोई चीज पोजेस कर रही है, यानी कि मेरे पास कोई चीज है, तो उसको शो करने के लिए मैं हैव का इस्तेमाल कर सकता। इसी तरह से एक्सपीरियंस के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दे आर हैविंग अ टफ बैटल फॉर पोजीशन, वो लोग फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए बहुत टफ बैटल में है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो लोग फर्स्ट पोजीशन के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हैव का मीनिंग क्या हो गया, अगेन यहाँ पे हैव का मीनिंग ये नहीं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या कोई परफेक्टिव टेंस बनाने के लिए, बल्कि ये जो हैव है इसका मीनिंग है एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। ये हैव का क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस क्या शो कर रहे हैं कि दे आर हैविंग अ टफ बैटल फॉर पोजीशन, वो लोग फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए बहुत ही टफ बैटल, यानी कि दोनों के बीच में बहुत ही टफ बैटल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हैव को हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। जैसे कि किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हम हैव के जरिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ हैज 2 हॉर्न्स एंड ए लॉन्ग टेल, तो इस वक्त ये जो 2 हॉर्न्स का होना, गाय को 2 हॉर्न्स का होना, 2 सींग का होना और एक लंबे सा दुम का होना, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव को हमने किसके लिए यूज किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो है बी, क्योंकि हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमने 3 कहा था, बी, डू एंड हैव। तो हमारा जो लास्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो है हमारा बी, बीई बी। ये जो बी है ये हमारे पास एक यूनिक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में, जिसके 8 फॉर्म्स है। कितने फॉर्म्स होते हैं, 8 फॉर्म्स है। इसी बी के ही 8 फॉर्म्स है, फर्दर 8 फॉर्म्स है। वो क्या क्या है, इस, एम, आर, वास, वेर, बीइंग, बीन एंड बी। देखिए कितने फॉर्म्स है, बी के फॉर्म्स है, इस है, एम, आर, वास, वेर, बीइंग, बीन एंड बी। ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये सारे बी के ही फॉर्म है। तो आइए देखते हैं कि इन 8 फॉर्म्स को, इस, एम, आर, वास, वेर, बीइंग, बीन एंड बी, ये जो 8 फॉर्म्स है इसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए। देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन ए सेंटेंस, तो इन तमाम 8 फॉर्म्स को हम सेंटेंस में क्या बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस, एम, आर, यहाँ पे याद रखना, इस, एम, आर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाज, वेर पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए, बीइंग खुद ही बी के कंटिन्यूअस फॉर्म है, बीन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बी फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब में इन सारे 8 फॉर्म ऑफ बीज का हम आपको वहाँ पे इस्तेमाल करके बता सकते हैं और बताएंगे भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिले तो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं, जैसे कि हाँ आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई एम राइटिंग, ही वॉज रीडिंग, देखो यहाँ पे एम का इस्तेमाल हुआ। ठीक, ये जो एम है ये भी बी के फॉर्म है, ही वॉज रीडिंग वो पढ़ रहे थे, वी वॉज रीडिंग, तो ये भी आपका बी का फॉर्म है, क्योंकि एम भी यहाँ पे देखो, आई एम राइटिंग मैं खत लिख रहा हूँ, ही वॉज रीडिंग वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहा था, तो वॉज भी आपका बी के फॉर्म है। दे वेर प्लेइंग वो लोग खेल रहे थे, अगेन ये क्या है, बी के ही फॉर्म है। शी वॉज सिंगिंग, वॉज अगेन ये भी क्या है, बी के ही फॉर्म है। यू आर प्लेइंग गेम्स, आर यहाँ पे आर आ गए, ये भी आपका क्या है, बी के फॉर्म है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो ख़त्म हो गया। और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच गया, वो ये है कि अगर हम बी को मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका मीनिंग होते हैं टू एग्जिस्ट। बी का मीनिंग क्या होते हैं, टू एग्जिस्ट, किसी चीज़ का एग्जिस्ट होना, वजूद में होना। तो बी को हम यूज़ कर सकते हैं
बी को अगर हम मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम बी को मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग है टू एग्जिस्ट, एग्जिस्टिंग ऑफ समथिंग। जैसे कि टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन, यानी कि जिंदा रहना या न रहना, यही सबसे बड़ी बात है। ये कोट है ड्रामा, एक ड्रामा में से लिया गया है जो हेमलेट के नाम से है, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। उसी में से एक छोटा सा कोट लिया गया है। एक बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बी 2 बार आ गए हैं, तो इस बी का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं कि ये 8 फॉर्म्स ऑफ बी है, बल्कि ये जो बी है ये मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जिसका काम है क्या, यानी कि टू शोइंग समथिंग एग्जिस्टिंग, कोई चीज़ का एग्जिस्ट होने का, यानी कि शो करने को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपका आज का लेक्चर जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज था, यानी कि ऑक्सिलरीज के टाइप्स में से एक टाइप्स था प्राइमरी ऑक्सिलरीज, आज वो ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग उनको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दूसरा जो ऑक्सिलरीज है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ये लोग ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी कोई डाउट होगा वो मुझे आप बता देना। थैंक यू वेरी मच।